सबसे पहले मैं जल्दी से 2 मिनट लाके फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग हर टीम की वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेगमेंट्स रखेंगे हर एक टीम के लिए। सबसे पहले तो कमिंग इनटू दिस आईपीएल 2025 आईपीएल शुरू होते होते टीम का क्या नैरेटिव था। और नैरेटिव से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का परसेप्शन क्या था, बट ऑक्शन कैसा गया, रिटेंशंस कैसे थे, टीम जो बनी थी ऑन पेपर कैसी लग रही थी देखने में, क्या क्या चेंजेस हुए थे मैनेजमेंट के टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल केकेआर से काफ़ी लोग चले गए थे, आरसीबी में इस बार थोड़ा सा लो की एक लेवल का परसेप्शन था। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वाले फैक्टर में, जिससे कि हम लोग को आईपीएल के शुरू होते वक्त क्या स्टेज और प्लेटफॉर्म सेट था टीम का, एक्सपेक्टेशंस क्या थी बेसिकली उस टीम से, वो पता चल जाएगा आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि कोई टीम अगर बॉटम में फिनिश कर रही है तो वो नेसेसरीली बहुत ज़्यादा खराब करे। क्या उनके पास वो रिसोर्सेज थे भी कि वो ऊपर जा पाते टू बिगिन विद। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का जजमेंट होगा। नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स एट द सेम लेवल। तो वो भी, इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे टीम्स पे। सेकेंडली क्या रिजल्ट्स रहे, तो ये एक जल्दी से ओवर कैप हमें मिल जाएगा। घर पे कितने मैचेस जीते, बाहर कितने जीते, कब कब हारे हैं, तो थोड़ा एक वीकनेस का हमें पता चलेगा कि घर पे फोर्ट्रेस था कि नहीं था, अवे रिकॉर्ड कैसा था। फिर थर्ड जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमारा इन जनरल जो थ्रू आउट द सीजन ऑन एन एवरेज बेसिस जो प्लेइंग 11 थी हर एक टीम की। ऑफ कोर्स चेंजेस होते रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स को ही मेंशन करेंगे, बट क्या प्लेइंग 11 रही और उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या इंटेंशन थी हर एक टीम की। उससे हमें पता चलेगा कि ये आईपीएल हर एक टीम ने किस नजरिए से खेला है। तो क्या वो नजरिया सही था या नहीं, या क्लियरली कुछ लैक कर रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये हमें पता चलेगा। देन ऑफ कोर्स हम लोग जो हमारा चौथा पांचवा पॉइंट होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जो कि परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। क्या क्या अच्छी चीजें हमने गेन करी इस सीजन से फॉर एवरी टीम, और क्या क्या हम लोग को लग रहा था कि कोई अच्छा होगा शायद वो बुरा होता हुआ दिखा। और लास्टली जो सबसे आई थिंक एक्साइटिंग होगा सब लोगों के लिए, 2026 के लिए कौन से प्लेयर्स रिलीज होते हुए दिख सकते हैं हमें। एंड ऑफ कोर्स ये आज वाले पॉडकास्ट हम लोग टॉप टीम्स की बातें कर रहे हैं, तो जो टॉप टीम्स हैं वो ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करना क्यों ही चाहेंगे। बट नेक्स्ट वाले में तो मतलब मैंने मेड श्योर कि मैं कम से कम 3 4 5 नाम हर टीम के लिए रखूंगी। ओके, यहाँ पर भी करेंगे बिकॉज नेसेसरली जरूरी नहीं कि आपको हर एक प्लेयर रिलीज करना है। एंड यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे जो हमारी मेन प्लेइंग 12 प्लेइंग 14 के आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो। फ्रेंच प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स आप इनएविटेबली छोड़ोगे, बट वो प्लेइंग 11 पे आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा डेंट नहीं मारने वाले। कौन से वो इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि रिलीज होने चाहिए, विच आई थिंक एवरीबडी केयर्स फॉर एज वेल, उन नामों की बातें करेंगे। एंड साथ ही साथ अभी मिनी ऑक्शन होगा, तो उन प्लेयर्स को रिलीज करके आप किस प्रोफाइल के प्लेयर्स लेना चाहते हो। वंस अगेन वी डोंट नो राइट नाउ कि कौन से प्लेयर्स और कौन से नाम आने वाले हैं मिनी ऑक्शन में। ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि हर एक टीम कौन से प्लेयर्स अल्टीमेटली रिलीज करके वो पूल क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्लेयर्स तो ऑब्वियसली कौन कौन छोड़ के जा सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है, एंड हम लोग किस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं टू मतलब बेसिकली उस टीम को और बेटर करने के लिए इन द नेक्स्ट सीजन। जो नेगेटिव्स निकल के आए उसको फिक्स कैसे करा जाए, अगले ऑक्शन में क्या और हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए, तो उसका भी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये 6 सेगमेंट्स होंगे हमारे, वो रिपीट कर देता हूँ दोबारा। नैरेटिव, रिजल्ट्स, प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और 2026 के लिए जो ऑक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। तो But now, let's come to the defending champions and my team. Yes, sir. KKR की बातें करते हैं। और अभी हमने LSG के लिए बोला कि जो एक्सपेक्टेशन थी और जो रिजल्ट था उसके हिसाब से काइंड ऑफ फॉर अस द ओवर परफॉर्म। हमारी तो एक्सपेक्टेशन थी कि और बॉटम में रहेंगे वो। फॉर KKR एक थिंक एक नैरेटिव बन सकता है ये कि क्या सबसे अंडर परफॉर्मिंग टीम इस साल KKR रही है। आई थिंक जेन्युइनली कह सकते हैं। कुछ लोग CSK का नाम लेंगे, CSK इज अ वर्दी कंटेंडर, पर आई थिंक पॉइंट वही है कि KKR डिफेंडिंग चैंपियंस थी, और डिफेंडिंग चैंपियंस के बाद आप डायरेक्टली फिनिश कर रहे हो बॉटम 3 में। चेन्नई ने तो लास्ट में 50 फिनिश करा था कायदे से। हाँ वही तो, मतलब वैसा टाइप का गैप नहीं है जैसा आपको KKR से देखने को मिला है। एंड आप चाहे कुछ भी कह लो, अगर हम लोग इनके नैरेटिव की बात करें एक बार, तो ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियंस ऑक्शन में जब गए थे तो 12 में से 9 प्लेयर्स ने रिटेन ही कर लिए थे। तो कभी भी आई डोंट थिंक किसी को ऐसा लगा था कि इतनी गिर सकती है टीम कि नीचे आके बॉटम। बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी टॉप 4, बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन। अभी भी कई लोग जस्टिफाई करने आ जाएंगे भाई ये तो आपका है, हमारे लिए मत बोलो। बट वन सेकंड भाई, आप बहुत ही मीडियोकर माइंडसेट के हो अगर आपको लगता है कि 12 में से 9 प्लेयर्स आप रिटेन कर रहे हो चैंपियन टीम के, अगर आप प्लेऑफ एक्सपेक्ट नहीं करे तो आप खेलते भी क्यों। प्लस आई थिंक ऑक्शन में लोग वही कहेंगे कि 27 करोड़ ने खर्च करे वेंकटेश अय्यर पे, बट आई थिंक 24 करोड़, बट सबसे ज्यादा जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडरस डिसीजंस जो कि KKR ने उस टाइम पे लिया
was making रहाणे द कैप्टन, जो कि आई थिंक इट वाज टोटली अनप्लान्ड. अनसोल्ड गए थे वो पहले पूरे राउंड में, उसके बाद आपने खरीदा उनको और उसका डायरेक्टली उनको कप्तान बना दिया. भाई आई थिंक केकेआर का ऑक्शन जो है ना, ऑक्शन जो रिटेंशंस, दे हैड वन ऑफ द बेस्ट रिटेंशंस. हाँ. श्रेयस अय्यर का पूरा सागा हुआ था. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, लोग भाई ये बिना रिसर्च करते हुए बोलते रहते हैं केकेआर को, बट भाई इसमें केकेआर की गलती नहीं है. श्रेयस अय्यर खुद नहीं चाहते थे रुकना. केकेआर ने अप्रोच किया था एंड दे वांटेड हिम टू बी देयर फर्स्ट रिटेंशन. ही हैड अदर प्लान्स. सेकेंडली आपकी मैनेजमेंट पूरी निकल गई थी. गौतम गंभीर अपने साथ पूरे केकेआर को उठा के ले गए वहां पर. एंड उसके चलते हुए देयर वर बिग होल्स टू बी फिल्ड इन द मैनेजमेंट. बट ऑल्सो 24 करोड़ जब आपने गुड़गोबर कर दी ऑक्शन में, तो उसके चलते हुए 3 बहुत ही बड़े होल्स. 12 में से 9 प्लेयर रिटेन कर लिए थे, लेकिन 3 फिर भी बहुत बड़े प्लेयर्स और होल्स रह गए थे. एक फॉरेन ओपनर का जो कि विकेट कीपिंग भी करते हैं, फिल सॉल्ट ने करी थी. एक कैप्टन का जो कि श्रेयस अय्यर थे, और एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेन पेसर का स्टार्क. काइंड ऑफ अभी कह सकते हैं कि उनकी कमी बहुत खली है सर. Which is why I think I never expected KKR to defend this title. इस साल मेरी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये जीत जाएंगे. इनफैक्ट अगर आप प्रेडिक्शन वीडियो पे जाओगे तो मैंने ये भी कहा था कि शायद दे विल स्लिप अप एंड शायद जस्ट प्ले ऑफ मिस आउट कर जाए. आरसीबी विल गो देयर, विच इवेंचुअली हैपेंड. बट आरसीबी टॉप 2 में थी एंड ये बॉटम 3 में थे. तो KKR हैज मैसिवली अंडर परफॉर्म बिकॉज जो नैरेटिव इनका था वो क्लियरली यही था कि दिस टीम इज अबाउट डैमेज कंट्रोल. Because every team wanted a piece of KKR in the auction. बहुत RCB जीती है. RCB also ऐसा लगा था एक टाइम पे कि कॉपी करके आए क्या KKR की स्ट्रैटेजी की. जो टीम इस साल जीती है उनके सारे प्लेयर उठा लो. वेंकटेश अय्यर भी उठाने वाले थे. इमेजिन अगर वो चीज हो गई होती, एकदम उल्टा हो जाता. आई थिंक एक और रीजन वाई KKR से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी टाइटल जीतने की या फिर उसी टाइटल को डिफेंड करने की. दैट वाज भाई अ बिग फैक्टर ऑफ देम विनिंग द IPL वाज गौतम गंभीर. अनडिनाइबल. एंड इस सीजन में आते आते वो इंडियन टीम में चले गए थे. अभिषेक नायर भी साथ में चले गए थे. तो जो कोचिंग डिपार्टमेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था KKR के लिए, अभिषेक नायर के लिए सारे लोगों ने तारीफ करी है. इंडियन टीम के अंदर भी. चलो अब तो वापस आ गए. वैसे अब तो चलो वापस आ गए. नेक्स्ट सीजन में देखते हैं क्या होता है. बट इंडियन टीम के अंदर भी लोगों ने तारीफ करी है. एंड ऑल ओवर क्रिकेटिंग सर्कल आप देख लो इंडिया में, सब प्लेयर्स ने उनकी तारीफ कर रखी है. तो वैसे टाइप की 2 प्रोफाइल्स का जाना आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वैसे ही हो गई थी KKR में. प्लस इन लोगों ने जो ये मार्केटिंग करने का ट्राई करा उल्टा सीधा कि वेंकटेश अय्यर इज द वाइस कैप्टन, दोनों साथ में आ रहे हैं ट्रॉफी उठाने के लिए. सारी फोटो शूट्स में वो लोग साथ में है. किसी भी टीम ने वाइस कप्तान का भाई इतना महत्व तो नहीं दिया उन्हें. और उस प्लेयर को आपने बाद में इंजरी, चलो खैर फिंगर इंजरी हुई थी, लेकिन बेंच करना शुरू कर दिया, बेंच करना स्टार्ट कर दिया था. एंड मतलब वाइस कैप्टन वाले रोल में भी अल्टीमेटली दिखे नहीं थे. पीक क्लाउनरी यार. मतलब KKR की मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज जो रहे हैं वो कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर ही हैं. अगर आप वो 2 डिसीजन चेंज कर देते हैं तो आपके पास अभी 3-4 बड़े बड़े प्लेयर आ गए होते उसी प्राइस सेट में, और उसमें से एक कप्तान भी हो जाता है पोटेंशियल. आप सॉल्ट, स्टार्क, बोल्ट, KL राहुल, जॉस बटलर, कितने सारे मैं नाम लूँ, ये सारे आ सकते थे इन 24 करोड़. मतलब इनमें से 2-3 प्लेयर्स का मिक्स मैच करके ले सकते थे. 2 भी आ जाते ना अगर, तो इतने सारे होल्स फिलअप हो गए होते कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. Having said that, जब सीजन स्टार्ट होने वाला था KKR was regardless one of the best teams on paper. On paper yes, because you still have 9 out of 12 players and जो आपका टेम्पलेट था वो मेंटेन इंटैक्ट था एकदम. तो वहां पे KKR ने एक स्मार्ट चीज करी थी कि इन्होंने बिल्कुल भी विनिंग टेम्पलेट में टिंकरिंग नहीं करी. They stuck to it and credit to them for that. बट जो रिजल्ट्स आते हैं अल्टीमेटली 8th टेल पे फिनिश करते हैं. सिर्फ 5 मैचेस जीत पाते हैं. 2 मैचेस बारिश में चले गए थे, 7 मैच ये लोग हारते हैं. घर पे रिकॉर्ड इज शॉकिंग. 7 में से सिर्फ 2 मैच आप जीते हो. एंड मैं ये अगेन कहने वाला हूँ कि भाई कोई एक्सक्यूज बचना नहीं चाहिए. नहीं बचना चाहिए. पूरा रोना करा है कि ऐसी पिच मिल जाए, थोड़ी स्पिन मिल जाए, और फिर हो गया उसके बाद. और उसके बाद भी आपके रिजल्ट्स नहीं निकल पाए. तो रिगार्डलेस जो वो पूरी पिच की कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी हमने उस टाइम पे बात करी थी कैसे ये जो वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है जो कि वहाँ के इस टाइम पे अभी पिच जो भी संभाल रहे हैं वहाँ पे, उन सबको ध्यान देना चाहिए. एंड भाई फ्रेंचाइज अगर KKR सपोर्ट करे, हाँ अगर फ्रेंचाइज पे कर रही है तो पूरा राइट बनता है उनका, और अगर नहीं हो रहा तो मूव आउट. एंड KKR को सपोर्ट करा है, इसीलिए हम क्वेश्चन भी करेंगे कि हमने आपको सपोर्ट करा फॉर दैट फाइट, तो नाउ गिव अस द रिजल्ट ना. तो 7 में से 2 मैच जीतने के लिए आपने करा था क्या ये सब? मतलब दिस इज अनएक्सेप्टेबल. अवे रिकॉर्ड 7 में से 3 मैच जीतते हो वंस अगेन. मतलब देयर इज नथिंग ग्रेट इन दिस. अगर आप होम रिकॉर्ड ऐसा और अवे ऐसा नहीं करते तो फिर तो आप एकदम ही 4 मैच जीतते फिर बॉटम पे होते. पर ये बात तो है, और ये रिजल्ट से आपको शायद ये पता नहीं चलेगा, बट ये पूरा नैरेटिव KKR का इन दिस सीजन ऐसा रहा है कि कभी भी ये लोग वो
पकड़ नहीं पाए पेस, एक हार एक जीत, एक हार एक जीत, फिर एंड में आते आते तो हार 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 वैसे टाइप का होने लग कुछ गया ऐसा है कि शायद एट मैक्स से 2 ही कंसेक्यूटिव मैचेस लोग जीते हैं। एक बार बीच में बारिश हो गई थी तो शायद 3 मैच का वो बन गया था, बट वो विन नहीं थी। ओनली 2 कंसेक्यूटिव विंस। कभी भी वो पकड़ा ही नहीं भाई, पेस पकड़ी नहीं। स्टार्टिंग में तो वही था, विन लॉस चल रहा था, बट जो एंड वही ना, क्योंकि मेरी पर्सनल टीम है तो मैं ज्यादा हार्श होता हूँ उसके ऊपर हमेशा। बट जो क्लाउनरी मैंने देखी है, इट रियली हर्ट्स एज अ सपोर्टर हु हैज बीन विद द टीम सिंस 2008 की यू नो द सॉल्यूशंस एग्जिस्ट इन द स्क्वाड इटसेल्फ, बट आपको फिर भी वो क्लाउनरी होते हुए अनफोल्ड होते हुए देखनी है पिच के ऊपर, एंड यू नो दैट द टीम विल डू बैडली, बट मैनेजमेंट में ना इतना वो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है भाई। T20 टैक्टिशियन ना एक वो चाहिए रहता है। मतलब गौतम गंभीर को लोग कितना भी कह रहे हैं, अभी से श्रेयस अय्यर के ऊपर पूरी बात चल रही थी कि इट वाज नॉट गौतम गंभीर, इट वाज श्रेयस अय्यर। आई ऑलवेज मेंटेनली इट वाज बोथ ऑफ देम। सिर्फ श्रेयस अय्यर नहीं थे भाई, श्रेयस अय्यर तो 2022 में भी थे, 22-23 जब भी हुआ था, क्यों नहीं आया था रिजल्ट? तो मतलब आई थिंक पॉइंट ये है कि अगर दोनों ना भी हो तो एटलीस्ट एक तो होना चाहिए उनमें से, या तो शायद मेंटोर आपका वैसा हो जो कि प्रॉपर एकदम अडेप्ट हो उसके साथ कि T20 टेम्पलेट कैसा होता है, कैसे वर्क करना चाहिए। जैसे हमने टू सम एक्सटेंट देखा कि इंडियन टीम में रोहित शर्मा द कैप्टन, ही वॉज कम्प्लीटली ऑन द सेम ऑन द पेज कि हमें T20 का जो टेम्पलेट है उसको इम्बाइब करना है। एंड राहुल द्रविड़ थोड़ा बहुत वो ब्रेक लगाते रहते थे कि यार ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट उन लोगों ने मिलकर काम करा एंड देन वी वन द T20 वर्ल्ड कप। श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर वाज अ मैच मेड इन हेवन। चाहे आपस में अगेन देयर आर रूमर्स कि कैसी बातें उनकी हो रही थी या किस नोट पे एंड हुआ, बट भाई अगर आप ऑन फील्ड की बात करो T20 के लिए तो भाई वो दोनों का साथ में जो मिश्रण है वो T20s में बेस्ट निकल के आ रहा था उस टाइम पे। तो जब श्रेयस अय्यर भी चले गए और उसके बाद गंभीर भी चले गए और आप लेके ब्रावो को लेके आए, जो कि आप मतलब जब साइन हुए थे, disappointment and a big surprise for him. Bravo did not step up as a mentor it seems. बिल्कुल वो क्या इन्वॉल्वमेंट था उनको भाई, वो तो उनकी फोटोज तक देखने को नहीं मिल रही थी कैंप से। मतलब इतने ज्यादा एब्सेंट कोई कैसा हो सकता है। प्लस वो रिपोर्ट्स थे कि वो कई बार एकदम एंड मोमेंट पे आते हैं। गंभीर ने पूरा भूमि पूजन करवाया था उससे पहले और उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग स्केड्यूल करवाया था उनका। तो बहुत ही ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस था। तो अगर आपका जो अल्टीमेटली मेंटोर है वो उस तरीके से अपॉइंट जो हुए थे, उन लोगों ने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, और उसके जो आपके कैप्टन थे रहाणे एज अ प्लेयर डिड ग्रेट इन दिस सीजन। वो भी अब डिबेटेबल है, देखो अभी हम करेंगे बात। हाँ कह सकते हैं, पर मतलब अल्टीमेटली चलो वन ऑफ द स्टैंड आउट बैटर्स फ्रॉम केकेआर एटलीस्ट, केकेआर के बेस्ट बैटर हैंड्स डाउन। पर अगर आप एज अ कैप्टन देखो तो वो T20 का माइंडसेट नहीं था भाई, वो नहीं था। चंद्रकांत पंडित एज अ कोच बैडली एक्सपोज्ड। हाँ। T20 में देयर इज नो रहाणे एंड चंद्रकांत पंडित इन T20s वो टैक्टिकल माइंडसेट, वो प्रेजेंस नहीं है भाई, लीडरशिप में नहीं दिखती वो। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी एंड द प्लेइंग 11। नारायण, क्विंटन डिकॉक, रहाणे, रघुवंशी टॉप 4 थे हमारे ये। वेंकटेश अय्यर, रिंकू, रसल, रमनदीप हमारे मिडिल ऑर्डर एंड फिनिशर्स थे। हर्षित, स्पेंसर और वरुण चक्रवर्ती प्लस वैभव अरोड़ा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, ये हमारे यूजुअली सेटअप था बॉलिंग के लिए। अब इसमें वही है कि कभी मोइन अली आ रहे थे एज द थर्ड स्पिनर, कभी आपने मनीष पांडे को एंड में आते हुए देखा, गुरबाज को आते हुए देखा, आपने नोरकिया को आते हुए देखा कभी कभी। बट बेसिक केकेआर का जो हमेशा रहता है, ये वन सेकंड चैंपियन टीम्स हमेशा करती हैं कि कोर जो है वो बहुत डिसाइडेड होता है और बहुत कम प्लेयर्स का होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो दिस इज वॉट आई ऑलवेज अप्रिशिएट अबाउट द टॉप टीम्स। स्ट्रैटेजी में वन सेकंड मैं वही कहूंगा कि जब घर पे खेल रहे थे लोग आफ्टर द होल ड्रामा ऑफ द स्पिनिंग विकेट, मोइन अली वाज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ नोरकिया और स्पेंसर एज द थर्ड ऑप्शन, व्हिच मेंट आप सिर्फ 2 पेसर्स खिला रहे हो, वैभव एंड हर्षित राणा। दोनों हर्षित राणा इज स्टिल नॉट दैट एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। वैभव अरोड़ा तो अनकैप्ड है और उनका सीजन कुछ खास अच्छा गया नहीं इस बार। एंड रसल को, एंड दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट, ऐसे में रसल का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। बट द फिक्सेशन ऑफ रहाणे एंड द ऑटो पायलट पे कप्तानी करना, इसके बाद में मैं जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज करा है। इसको रील भी काटी है मैंने इसकी। रील तो वो तुम्हें पता होगा, बट पॉडकास्ट में एंड लाइव स्ट्रीम्स में हमने बहुत डिटेल में टैक्टिकली एक्सप्लेन पूरा एक्सपोज करके दिखाया इस चीज़ को। तो मैं बार बार नहीं जाऊँगा इस चीज़ के ऊपर, आप उन पॉडकास्ट को रेफर कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि रहाणे ने कप्तानी में क्या करा तो वो समझना है अगर क्रिकेट इन टर्म्स में, तो आप उन एपिसोड्स को आके देख लेना। यहाँ पे अभी वो एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं है। बट जिस तरीके से एक शेयर लैक ऑफ यूजेज ऑफ रसल द बॉलर दिखने को मिल रहा था एंड फिक्सेशन ऑन यूजिंग जस्ट 5 बॉलर्स, पहले मैच में जब ये लोग हार के ह्यूमिलिएट होकर रादर आरसीबी से, जब रहाणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि आई डोंट हैव टू रिवील ऑल माय ट्रिक्स, ऑल माय कार्ड्स जो भी है, इट वाज सच अ लेम स्टेटमेंट फॉर मी। मतलब मेरा तब से मुझे उतना वो शक होना शुरू हो गया था कि इस बार गुड ओवर होने वाला है। एंड मतलब आप कितना भी कह लो,
जो भी लोग कहेंगे उनको ये इंजरी है, फलाना ढिमकाना सब कुछ है उनको, पर जिस तरीके से अनफोल्ड हमें तो ये पूरी चीज़ दिखी कि रहाने और रसल के बीच में क्या एग्जैक्टली था, क्या प्लान्स थे रहाने के। कुछ मैचेस में तो वो आदमी ऑन द ट्रॉट 3 ओवर भी डाल लेगा रसल, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपकी मिसकैलकुलेशन हो गई ओवर्स के बीच में, उसके चलते आपको कॉम्पनसेट करना पड़ गया। कुछ मैचेस में आप ओवर ही नहीं डलवाओगे उनसे, बहुत ज़्यादा लेट तो आपने ये चीज़ सोची कि अच्छा रसल से शायद ओवर डलवाया भी जा सकता है, डलवाया तो फिर आप उनको उस टाइम पे नहीं ला रहे थे जब विकेट्स की ज़रूरत थी, जबकि क्लियरली वो आदमी इकोनॉमिकल तो बिल्कुल नहीं है रसल, बट पॉइंट ही पूरा वही है कि वो विकेट ला के दे देगा आपको उसमें। तो जब आपकी सामने पार्टनरशिप्स बन रही थी उनके सामने आप उनको लेके नहीं आए, जब सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई तब आप रसल को लेके आए, तो फिर तो वो विकेट आएगा, डलवा रहे थे। तो आई थिंक कैप्टेंसी वाज अ बिग ब्लंडर, एंड ये जो पूरा फिक्सेशन था कि हम लोग इतने सारे बॉलर, भाई आप कुछ नहीं तो आपने रमनदीप से 1 ओवर नहीं डलवाया भाई। नहीं चलो मैं कह रहा हूँ ना डलवाओ, लास्ट ईयर भी नहीं डलवाया था, बट कम से कम 6 बॉलर्स तो यूज करो ना एटलीस्ट। हाँ, जो कि लास्ट ईयर तो बड़े अच्छे से करा था। लास्ट ईयर तो एक और वेंकटेश अय्यर से भी डलवा दिया था, पिटाई हो गई थी उनकी। बट द शेयर फिक्सेशन एक होता है ना कि सबसे लो एफर्ट बॉलिंग रोटेशन क्या हो सकता है कि 5 बॉलर्स लो, उसमें से जो है 2-2 ओवर जो है पेसर से 3 पेसर से डलवा दो, 6 से 10 ओवर के बीच में 2-2 ओवर अपने वरुण चक्रवर्ती नारायण के हो गए, अल्टीमेटली दिल फॉलो द सूट इन द नेक्स्ट 10 ओवर्स। आखिरी 5 ओवर में 2 ओवर पेसर के होंगे, 1 ओवर रसल का हो जाएगा, बीच में 5 ओवर में 2-2 ओवर दोबारा नारायण। और ये पूरा वही बात है यार कि मतलब अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।